हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी के बारे में, यानी कि ज्वालामुखी की जो बाह्य स्थलाकृतियां थी उनके बारे में हम पिछली कक्षा में जान लिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आंतरिक स्थलाकृतियां, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रूसिव टोपोग्राफीज। कल मैंने एक चार्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने आंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियां दोनों के बारे में बताया था। तो मैंने आंतरिक स्थलाकृतियों में आपको बताया था कौन कौन सी स्थलाकृतियां, कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है। एक तो बैथोलिथ और दूसरी लैकोलिथ, तीसरी फेकोलिथ और चौथी बनती है लोपोलिथ और पांचवी बनती है डाइक, छठी बनती है सिल, सातवीं बनती है सिट। जब हम इंग्लिश में इनके नाम देखते हैं तो है बैथोलिथ, इसका लैकोलिथ, इसका फेकोलिथ और इसका लोपोलिथ, इसका डाइक, DYKE डाइक, SILL सिल, SHEET। अब देखते हैं कि यह टोपोग्राफीज बनती कैसे है। तो आंतरिक स्थलाकृतियों में मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थलाकृतियां, ऐसी टोपोग्राफी जो सरफेस के क्या है, नीचे बनती है, यानी कि जो सतह के नीचे बनती है, वह ऐसी स्थलाकृतियां क्या कहलाती है, आंतरिक स्थलाकृतियां। और बैथोलिथ का जब हम नाम देखते हैं तो बैथो प्लस लिथ, जर्मन भाषा में एक शब्द होता है बैथोस। क्या होता है? बैथोस। उस बैथोस का मतलब होता है गहराई। क्या है? गहराई। तो ऐसी स्थलाकृति जो क्या है, गहराई पर बनती है, उसे क्या बोला जाता है? बैथोलिथ। और लिथ का मतलब होता है लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। और ये जो स्थलाकृतियां हैं, ये जो टोपोग्राफी है, ये बनती कैसे है कि मैग्मा का क्या हो जाता है, रेगिस्तानों में क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। यानी मैग्मा जाकर के चट्टानों की जो खाली जगहें होती है उनमें जम जाता है और अलग अलग शेप्स ले लेता है। उन अलग अलग शेप्स को क्या नाम दे दिया, जो आपके सामने है। तो जब क्या होता है, मैग्मा जो है अधिक गहराई पर जाकर के क्या है, जम जाता है और एक गुबंदाकार शेप ले लेता है। इस तरह से, इस तरह की जो शेप है, एक गुबंदाकार शेप लेकर के जब मैग्मा क्या है, अधिक गहराई में, यानी जिसकी गहराई अधिक होगी, उस गहराई तक जब जम जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? बैथोलिथ। क्या बोला जाता है? बैथोलिथ। और लैकोलिथ की जब हम बात करें तो लैकोलिथ में भी लैकोस प्लस लिथ, लैकोस भी क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? उथला हुआ। क्या है? उथला हुआ। उथले हुए का आशय है कि जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के नीचे इस तरह की जो आकृति होगी वह क्या होगी? लैकोलिथ। किस तरह की आकृति? इस तरह की आकृति में जब मैग्मा आकर के क्या है, जम जाएगा तो वह क्या कहलाएगी? लैकोलिथ। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये उथला हुआ भाग इस तरह से,
ये जो भाग है क्या है, ऊपर उठा हुआ भाग, उथला हुआ भाग, और जिसकी जो गहराई है, जिसकी ऊंचाई क्या है, कम है। क्या है, जिसकी ऊंचाई क्या है, कम, और ऊपर उथला हुआ भाग क्या कहलाता है, लैकोलिथ। और जब हम बात करें फैकोलिथ की, सरफेस के नीचे पर्वतमालाएं, वलित पर्वतमालाएं होती है। उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, इस तरह से। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उन्हें बोला जाता है वलन, और इंग्लिश में बोला जाता है फोल्ड। क्या है, फोल्ड। तो ये जो सरफेस के नीचे ये जो वलन बनते हैं, इनके अंदर ये जो उठा हुआ भाग है, इसे बोला जाता है अपनति। क्या बोला जाता है, अपनति। इंग्लिश में बोला जाता है एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन। और ये जो निचला हिस्सा है, इसे बोला जाता है अभिनति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंक्लाइन। क्या बोला जाता है, अपनति और अभिनति। अब फैकोलिथ में क्या होता है, जो मैग्मा है वह क्या करता है, इनकी तली में आकर के यहां जमा हो जाता है, इस जगह पर। जैसे अपनति के इस वाले पॉइंट पर, और अभिनति में यहां पर क्या है, मैग्मा आकर के जब जमा होगा तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो टोपोग्राफी बनेगी, वह क्या कहलाएगी, फैकोलिथ। बैथोलिथ अधिक गहराई पर जब गुबंदाकार शेप में मैग्मा आकर के जम जाता है, बैथोलिथ कहलाता है। लैकोलिथ अधिक गहराई पर नहीं, कम गहराई पर और उथले हुए भाग में, जैसे ये गुबंद बन गया, यानी कि बैथोलिथ का छोटा रूप क्या कहलाता है, लैकोलिथ कहलाता है। सरल लैंग्वेज में कि बैथोलिथ का जो छोटा रूप है वह क्या है, लैकोलिथ। और फेकोलिथ मैंने आपको बताया कि सतह के नीचे वलन बने हुए हैं, इस प्रकार से वलन यानी कि फोल्ड। और इन वलन में जो ये ऊपर उठा भाग होता है, इसे बोला जाता है अपनति यानी कि एंटीक्लाइन। और ये जो नीचे गया हुआ भाग है, इसे बोला जाता है अभिनति यानी कि सिंक्लाइन। अब क्या होता है फैकोलिथ में, जब मैग्मा आता है तो मैग्मा क्या करता है, इनकी तली में आकर के जमा हो जाता है, अपनति और अभिनति की तली में आकर के जमा हो जाता है। और इस प्रकार से जो टोपोग्राफी बनती है उसे क्या बोला जाता है, फैकोलिथ। अब फैकोलिथ के बाद आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ का मतलब है, इसको अगर हम देखें तो लोपो यानी कि लूप, एक प्रकार से क्या है, लूप बनाता है। जब क्या है, मैग्मा इस तरह से आकर के क्या है, जम जाता है, जब ये क्या है, एक प्रकार से एक लूप बन गया है। जब मैग्मा क्या है, इस तरह से आकर के जम जाता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, लोपोलिथ। और इसे जो अलग लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मैग्मा का तस्तरी नुमा जमाव। क्या है, मैग्मा का तस्तरी नुमा जमाव क्या कहलाता है, लोपोलिथ। अब इसके बाद, लोपोलिथ के बाद अगर हम डाइक की बात करें, तो डाइक का मतलब है कि मैग्मा का इस तरह से जमना। क्या है कि जब मैग्मा एक ऊर्ध्वाधर पाइप के रूप में जम जाता है या इकट्ठा हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, डाइक। के एक लंबवत रूप में, लंबवत रूप में यानी कि वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में। क्या है, जब मैग्मा क्या है, वर्टिकल फॉर्म में एक पाइप की तरह क्या है, जमा हो जाता है, तो उससे उस टोपोग्राफी या उस स्थलाकृति को क्या बोला जाता है, डाइक बोला जाता है। अब सिल की बात करें तो आप इस डाइक को क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, इस तरह से। इस तरह से जब मैग्मा का जमाव होगा, यानी जब हॉरिजॉन्टल शेप में, यानी कि इस तरह से जब क्या होगा, मैग्मा का क्या होगा, जमाव होगा, तो उस जो टोपोग्राफी को क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। अब इसके बाद सिट क्या चीज है, सिट सिंपल सी चीज है कि जो सिल है उसकी क्या है, मोटाई जो है वह क्या होती है, अधिक होती है।
क्या है, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी वह क्या होती है, अधिक। अगर इसकी चौड़ाई को मैं कम कर दूं, छोटा कर दूं, तो वह क्या बन जाएगा, सिट बन जाएगा। इस तरह से मान लीजिए कि ये, और सिट भी क्या है, हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर, हॉरिजॉन्टल रूप में जब मैग्मा का जमाव हो जाता है और जिसकी चौड़ाई कम होती है उसे क्या बोला जाता है, सिट। तो यह थी ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियां यानी कि इंट्रूसिव टोपोग्राफी, जिसमें हमने बैथोलिथ के बारे में पढ़ा, लेकोलिथ के बारे में पढ़ा, फेकोलिथ के बारे में पढ़ा, लोपोलिथ के बारे में पढ़ा, डाइक, सिल और सिट के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जो ज्वालामुखी है संसार में उसका वितरण कहां कहां पर है। क्या है कि ज्वालामुखी का संसार में वितरण। तो ज्वालामुखी का संसार में वितरण जो है वह 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से। एक तो, और ये 3 प्रकार क्या है, श्रृंखलाओं में बटे हुए हैं। जैसे पहली श्रृंखला क्या है, परि प्रशांत श्रृंखला या परि प्रशांत मेखला। और जो दूसरा वितरण है वह है मध्य महासागरीय मेखला या कटक। और जो तीसरा है वह है मध्य महाद्वीपीय मेखला। अब देखते हैं कि परिप्रशांत मेखला का मतलब क्या है। जैसे कि यह है, मान लीजिए कि यह मैंने बना दिया नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, और यह इसके नीचे मैंने बना दिया इस तरह से नॉर्मल डायग्राम समझने के रूप में कि ये जो है नॉर्थ अमेरिका है और ये है साउथ अमेरिका। ठीक, अब इस नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में यानी कि वेस्ट में जो सागर है यानी कि जो ओशन है, जो महासागर है, उसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और इसी रीजन को, इसी क्षेत्र को क्या बोला गया, परिप्रशांत। क्या बोला गया, परिप्रशांत मेखला। इसी रीजन को क्या बोला गया, ये जो किनारे किनारे को अगर हम जोड़ दें और इस साइड भी क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं प्रशांत महासागर के। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि प्रशांत महासागर के दोनों तरफ क्या है, पैसिफिक ओशन के दोनों तरफ क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर उन कॉन्टिनेंट्स के किनारों को अगर जोड़ दिया जाए तो वह क्या है, एक रिंग की शेप ले लेते हैं। इस प्रकार से क्या है, एक रिंग की शेप ले लेते हैं। इस जो शेप है इसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, यानी कि प्रशांत महासागर का ज्वालावर्त, प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत। तो ऐसा क्षेत्र जो कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है उसे क्या बोला गया, परिप्रशांत क्षेत्र या परिप्रशांत मेखला क्षेत्र। उस क्षेत्र के अंदर जो ज्वालामुखी है वह परिप्रशांत मेखला में आएंगे। अब हम बात करें कि मध्य महासागरीय मेखला का अर्थ क्या है। मध्य महासागरीय मेखला का अर्थ है, जैसे यह नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, यह है साउथ अमेरिका वाला रीजन, और इधर यूरोप वाला रीजन, और नीचे क्या है, अफ्रीका। इस तरह से क्या है, अफ्रीका वाला रीजन।
इस रीजन के बीच में यहां पर क्या है, आइसलैंड। इस आइसलैंड से लेकर के यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है बोवेट। क्या है, एक आइलैंड है जिसका नाम है बोवेट द्वीप, यानी कि बोवेट आइलैंड। यहां तक क्या है, एक पर्वत श्रृंखला बनी हुई है जिसे क्या बोला गया, मध्य महासागरीय कटक। इतनी लंबाई की क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है जो पानी के अंदर है, यानी कि पानी के नीचे है, जिसे बोला गया मध्य महासागरीय कटक। तो इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी ज्वालामुखी आएंगे वह क्या होंगे, मध्य महासागरीय मेखला के अंदर आएंगे। और जब हम बात करते हैं कि मध्य महाद्वीपीय मेखला कौन सी है, मध्य महाद्वीपीय मेखला में यूरोप प्लस एशिया का जो क्षेत्र है जिसे क्या बोला जाता है, यूरेशिया, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर, यानी इस क्षेत्र के महाद्वीपीय यानी कि स्थल वाले भाग में जितने भी वो ज्वालामुखी आएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, मध्य महाद्वीपीय मेखला के ज्वालामुखी। क्या बोला जाएगा, मध्य महाद्वीपीय मेखला के ज्वालामुखी। अब इसे मैप के थ्रू देखते हैं। तो यह है आपके सामने संसार का मानचित्र, यानी कि वर्ल्ड मैप। अब हम इसमें देखते हैं कि परिप्रशांत मेखला का क्षेत्र कौन सा है, मध्य महासागरीय कटक यानी कि मध्य महासागरीय मेखला का क्षेत्र कौन सा है, और मध्य महाद्वीपीय मेखला का क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर कहाँ है। तो ये रहा उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो यहां से, इस जगह से ये शुरू होकर के इस तरह से ये अलास्का से होते हुए रूस, ये फिर से क्या है, इधर आ जाता है, ये उत्तर कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह क्या है, सारा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और इस जो स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। और सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं, सबसे ज्यादा वोल्केनो कहां आते हैं, इसी रिंग ऑफ फायर के अंदर आते हैं। इसी सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है इसी रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में क्या है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आने के पीछे का कारण क्या है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक तो है महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंट हिस्सा और एक है महासागरीय यानी ओशियनिक हिस्सा। इसमें क्या है, ओशियनिक जो प्लेट है वह क्या है, महासागरीय प्लेट के क्या है, नीचे जाकर के नीचे धसी हुई है, और जो महाद्वीपीय प्लेट है वह क्या है, इसके ऊपर है। जिस वजह से यहां पर क्या है, अभिसरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अभिसरण की, जिसमें अभिसरण प्रोसेस, अभिसरण क्रिया हो रही है। इस अभिसरण क्रिया में क्या होता है कि दो प्लेटें जो है वह क्या है, एक दूसरे के सामने आकर के टकराती हैं, जिसकी वजह से जो भारी प्लेट है वह तो क्या है, नीचे की ओर धस जाती है, और जो हल्की प्लेट है वह क्या है, इस तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। जो भारी प्लेट है वह तो नीचे चली गई और हल्की प्लेट ऊपर आ गई, जिस वजह से क्या हुआ, यहां से, इस रीजन से, इस क्षेत्र से क्या है, मैग्मा बाहर आने लगता है।
तो आपके सामने है, ये तो है ओशियानिक प्लेट और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसमें ओशियानिक प्लेट क्या होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट से क्या है, हैवी होती है, जिस वजह से ओशियानिक जो प्लेट है वह तो चली गई नीचे और कॉन्टिनेंटल प्लेट चली गई क्या, ऊपर। इस वजह से यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं और सबसे अधिक ज्वालामुखी आने की वजह से ही इसे क्या बोला गया, रिंग ऑफ फायर। क्या बोला गया, रिंग ऑफ फायर। अब देखते हैं कि मध्य महासागरीय मेखला कौन सी है। ये आपके सामने आइसलैंड और यहां है बोवेड द्वीप। यहां से लेकर के इस तरह से होते हुए एक कटक यानी कि एक पहाड़ी जो समुद्र के नीचे है, समुद्र में कौन से, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशन। क्या है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अटलांटिक ओशन और हिंदी में बोला जाता है अंध महासागर में। अंध महासागर में आइसलैंड से लेकर के बोवेड द्वीप तक क्या है, एक कटक यानी कि एक पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसे क्या बोला गया, मध्य महासागरीय कटक। और इस क्षेत्र के अंदर जितने भी ज्वालामुखी हैं उन्हें क्या बोला गया, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। अब इसमें क्या है, यह क्या है, सिर्फ एक महासागरीय प्लेट है और इसमें क्या है, प्लेटें क्या है, दूर जा रही हैं। क्या कर रही हैं, प्लेटें दूर जा रही हैं, जबकि परिप्रशांत के अंदर प्लेटें क्या थी, पास आ रही थी। और इसमें क्या है, दूर जाने की वजह से क्या है, दरार उत्पन्न होगी। दरार आएगी तो नीचे से क्या है, मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा बाहर आने की वजह से क्या है, यहां पर एक श्रृंखला यानी एक कटक का निर्माण हो गया और अन्य ज्वालामुखियों का निर्माण हो गया। यह है मध्य महासागरीय मेखला। अब हम बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय मेखला। यह जो रीजन है, यूरोप और एशिया का रीजन जो है, इसके अंदर यहां से लेकर के थाईलैंड, म्यांमार, भारत, इस एरिया के अंदर जितने भी ज्वालामुखी आएंगे वह किस में आएंगे, मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत। किस में आएंगे, मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं परिप्रशांत मेखला में। कितने, 80%। कितने, 80%। और उसके बाद आते हैं मध्य महासागरीय मेखला में कितने, 15% यानी कि 15%। और सबसे कम जो आते हैं वह आते हैं मध्य महाद्वीपीय में 5% के आसपास। लगभग 5% से भी कम जो ज्वालामुखी हैं वह कहां आते हैं, मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंदर। तो यह था संसार के अंदर ज्वालामुखी का वितरण। 3 रूपों में ज्वालामुखी का वितरण है। परिप्रशांत क्षेत्र जो मैंने आपको बताया, ये वाला क्षेत्र, ये जिसे रिंग ऑफ फायर बोला गया क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है, यहीं पर है। उसके बाद आइसलैंड से लेके बोवेड द्वीप तक का क्षेत्र जिसे बोला गया मध्य महासागरीय कटक, और उसके बाद मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं कि संसार में कहां कहां पर ज्वालामुखी है। वैसे तो हमने पूरे चैप्टर में ज्वालामुखी कई प्रकार से पढ़ लिए हैं, परंतु कुछ थोड़े और ज्वालामुखी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वह हम देख लेते हैं। शुरू। तो अब जो इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट है वह है संसार में ज्वालामुखी। तो कुछ जो मेन ज्वालामुखी है वह हम देख लेते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में हमने कई ज्वालामुखी देखे, तो मोनाकी वोल्केनो, यह कहां पर है, मोनाकी, यह है हवाई द्वीप के अंदर। कहां है, हवाई द्वीप में। कोटोपैक्सी, इक्वेडोर, और विश्व का यह जो कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। कोटोपैक्सी क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और इसके बाद पिनाटोबा की अगर हम बात करें तो वह है
फिलीपींस में। पीना टोबा कहाँ है? फिलीपींस के अंदर। और एक है म्यान, वह कहाँ है? फिलीपींस के अंदर। और एक है ला सुपीरियर। क्या है? ला सुपीरियर, वह कहाँ है? कैरेबियन सागर के अंदर। कैरिबियन सागर में। और एक और है पीली। क्या है? पीली ज्वालामुखी, वह कहाँ है? मार्टिनिक द्वीप में। मार्टिनिक द्वीप में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो है सेंट हेलेंस। क्या है? सेंट हेलेंस, यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम बात करें नोवा रुप्ता, कहाँ है? अलास्का। अलास्का कहाँ है? कनाडा के उत्तर पश्चिम के अंदर। और यह भाग है अमेरिका का। किसका भाग है? अमेरिका का। और एक है कटमई। क्या है? कटमई, ये भी है अलास्का के अंदर। एक है क्राकोटोआ। यह है क्राकोटोआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। और हवाई द्वीप में ही है एक मोना लोआ। यहां लिख देता हूं मोना लोआ, वह कहां पर है? हवाई द्वीप के अंदर। और इरेबस हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, अंटार्कटिका के अंदर। फ्यूजियामा जापान के अंदर। और इस तरह से कुछ एक जैसे माउंट एटना है, माउंट विसुवियस है, यह सब इटली के अंदर है। तो यह थे कुछ ज्वालामुखी जो एग्जाम की दृष्टि से क्या थे? काफी इंपॉर्टेंट थे। तो इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर है वोल्केनो, जिसे हिंदी में बोला जाता है ज्वालामुखी, समाप्त होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।